गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें से पाठ 2 हमने पढ़ लिया था और इसका हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पाठ 2 का कक्षा 7 पाठ 2 का हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसका हमें क्वेश्चन आंसर करना है। जिसमें से हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें से हम लघु उत्तरी प्रश्न कर रहे हैं। लघु उत्तरी प्रश्न हम कर रहे हैं। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न का कौन सा 5 तक हो गया था कि रेशम की 2 मुख्य किस्में कौन सी हैं। अब 6वां हमें लिखना था कि रेशम कीट भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। 6वां हमें लिखना था, प्रश्न नंबर 6 है आपका, कि रेशम कीट भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। रेशम कीट भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब बताना है हमें कि रेशम कीट जो होते हैं भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न लिखिए पहले कि रेशम कीट भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। रेशम कीट भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न हम लिख रहे हैं, इसका उत्तर हमें लिखना है। उत्तर लिखिए। रेशम कीट अपना भोजन, रेशम कीट अपना भोजन, रेशम कीट अपना भोजन शहतूत के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। रेशम कीट अपना भोजन शहतूत के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। रेशम कीट अपना भोजन शहतूत के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। रेशम कीट अपना भोजन शहतूत के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये मतलब रेशम कीट, क्योंकि रेशम कीट या ये रेशम कीट शहतूत के वृक्षों पर ही, क्योंकि रेशम कीट शहतूत के वृक्षों पर ही पाले जाते हैं। क्योंकि रेशम कीट शहतूत के वृक्षों पर ही पाले जाते हैं। क्योंकि रेशम कीट शहतूत के वृक्षों पर ही पाले जाते हैं और दिन रात उनकी पत्तियां खाते रहते हैं। रेशम कीट अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो रेशम कीट अपना भोजन शहतूत के वृक्षों से प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो
रेशम कीट होते हैं कहाँ पाले जाते हैं? शहतूत के वृक्षों पर ही पाले जाते हैं और उन्हीं पर रहते हैं, मतलब तब ये उन्हीं वृक्षों के पौधों को दिन रात खाते रहते हैं अपने भोजन के रूप में। तो ये रेशम कीट जो है, फिर से एक बार सुनिएगा, मिला लीजिएगा कि रेशम कीट अपना भोजन शहतूत के वृक्षों से प्राप्त करते हैं या शहतूत के वृक्ष से प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं वृक्षों पर पाले जाते हैं, क्योंकि ये इन्हीं वृक्षों पर पाले जाते हैं और दिन रात इनकी पत्तियां खाते रहते हैं, और दिन रात इनकी पत्तियां खाते रहते हैं, और दिन रात इनकी पत्तियां खाते रहते हैं। ये हो गया आपका। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब हमें लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या लिखना है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है हमें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1 क्या है? ऊन क्या है तथा इनके स्रोत क्या है? लिखा है प्रश्न, ऊन क्या है, इसी में एक और प्रश्न है, तथा इसके स्रोत क्या है, तथा इसके स्रोत क्या है। प्रश्न आपका कि ऊन क्या है तथा इनके स्रोत क्या है। ऊन क्या है तथा इनके स्रोत क्या है। प्रश्न लिखिए सभी लोग कि ऊन क्या है तथा इसके स्रोत क्या है। मतलब ऊन क्या है पहले बताना है और ऊन के स्रोत क्या है, ऊन कहाँ से हमें प्राप्त होता है ये बताना है। लिखिए, अब लिखिएगा ऊन। अब पहले हेडिंग डालिएगा ऊन, मतलब हम लिखेंगे पहले कि ऊन क्या है। हम लिखेंगे पहले कि ऊन क्या है, तो ऊन हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखिए ऊन ऐसे रेशे, ऊन ऐसे रेशे होते हैं, ऊन ऐसे रेशे होते हैं, ऊन ऐसे रेशे होते हैं जो, ऊन ऐसे रेशे होते हैं जो भेड़ की बाल से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन ऐसे रेशे होते हैं जो भेड़ की बाल से प्राप्त किए जाते हैं। यह एक प्रकार का लंबा, यह एक प्रकार का लंबा, यह एक प्रकार का लंबा घुंघराला, यह एक प्रकार का लंबा घुंघराला, कॉमा लगाइएगा, लंबा के बाद घुंघराला, लंबा लिख के कॉमा फिर घुंघराला, मुलायम, लंबा घुंघराला मुलायम तथा मोटा बाल है, तथा मोटा बाल है, जिसे धागे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊन क्या है? यह एक प्रकार का लंबा मोटा
घुंघराला मुलायम बाल है जिसे धागे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊन हमें पहले हम लिखे हैं कि ऊन भेड़ से प्राप्त होने वाला रेशे है। ऊन भेड़ से प्राप्त होने वाले रेशे हैं जो एक प्रकार का लंबा घुंघराला मुलायम क्या होता है, बाल होता है, जिससे ऊन मतलब धागे के रूप में बनाए जा सकते हैं। अब आगे लिखना है हमें क्या, ऊन के स्रोत। अब आगे इसी में हेडिंग बना दीजिए, ऊन के स्रोत। ऊन के स्रोत, ऊन के स्रोत, ऊन के स्रोत। लिखिए ऊन का मुख्य स्रोत, ऊन का मुख्य स्रोत, ऊन का मुख्य स्रोत संयुक्त रूप से, ऊन का मुख्य स्रोत संयुक्त रूप से घरेलू भेड़ें होती हैं। ऊन का मुख्य स्रोत संयुक्त रूप से, ऊन का मुख्य स्रोत संयुक्त रूप से घरेलू भेड़ें होती हैं। ऊन का मुख्य स्रोत संयुक्त रूप से घरेलू भेड़ें होती हैं। हो गया, बस इसमें और बहुत कुछ नहीं लिखना है, इतना ही है। उनका मुख्य स्रोत घरेलू भेड़ें होती हैं। या थोड़ा सा और लिख लीजिए, क्या लिखे, ऊन का मुख्य स्रोत घरेलू भेड़ें होती हैं। थोड़ा सा और लिख लीजिए उसमें, देखिए कुछ प्रकार के ऊन, कुछ प्रकार के ऊन बकरियों से भी प्राप्त किया जाता है। कुछ प्रकार के ऊन बकरियों से भी प्राप्त किया जाता है। ऊन का मुख्य स्रोत घरेलू भेड़ें होती हैं। खड़ी पाइप करके उसके बाद लिखिए, या फिर उसमें तथा लगा के लिखिए, तथा कुछ प्रकार के ऊन घरेलू भेड़ों से बकरियों से भी प्राप्त किया जाता है। कुछ प्रकार के ऊन बकरियों से भी प्राप्त किया जाता है। कुछ प्रकार के ऊन बकरियों से भी प्राप्त किया जाता है। मुख्य स्रोत भेड़ें होती हैं और कुछ प्रकार के ऊन बकरियों से भी प्राप्त किया जाता है। बस अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 2, ऊन की बुनाई तथा श्रेणीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ऊन की बुनाई तथा श्रेणीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
तथा श्रेणीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ऊन की बुनाई तथा श्रेणीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न है ये आपका, ऊन की बुनाई तथा श्रेणीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब हेडिंग डालिए आप पहले, ऊन का श्रेणीकरण। हेडिंग डालिएगा, ये प्रश्न हो गया सबका। अब लिखिएगा ऊन का श्रेणीकरण। ऊन का श्रेणीकरण। ऊन का श्रेणीकरण, ये हेडिंग हो गया आपका ऊन का श्रेणीकरण। अब लिखिए इसमें प्रश्न लिख लेंगे सभी लोग कि ऊन की बुनाई तथा श्रेणीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए, श्रेणीकरण के बाद बुनाई की जाती है, श्रेणीकरण के बाद बुनाई की प्रक्रिया आती है, इसलिए हम सबसे पहले श्रेणीकरण लिखवा रहे हैं, उसके बाद बुनाई लिखवाएंगे। तो आप लिखिए हेडिंग ऊन का श्रेणीकरण। ऊन का श्रेणीकरण, हेडिंग डालिए ऊन का श्रेणीकरण। लिखिए इसमें बालों से धागा बनाते समय, इसमें लिखिएगा श्रेणीकरण में बालों से धागा बनाते समय, बालों से धागा बनाते समय, बालों से धागा बनाते समय सबसे पहले उनका श्रेणीकरण किया जाता है। सबसे पहले उनका श्रेणीकरण किया जाता है। बालों से धागा बनाते समय सबसे पहले उनका श्रेणीकरण किया जाता है। श्रेणीकरण किया जाता है। क्योंकि बालों से धागा बनाते समय सबसे पहले उनका श्रेणीकरण किया जाता है, क्योंकि खरीदार मतलब समझ रहे हैं, उनको खरीदने वाला, उनको खरीदने वाला, क्योंकि खरीदार रेशों की लंबाई, गुणवत्ता, मजबूती, क्योंकि खरीदार रेशों की लंबाई, गुणवत्ता, मजबूती, रंग आदि को भली भांति देखते हैं, क्योंकि खरीदार रेशों की लंबाई, गुणवत्ता, मजबूती, रंग आदि को भली भांति देखते हैं। बालों से धागा बनाते समय सबसे पहले उनका श्रेणीकरण किया जाता है, क्योंकि खरीदार रेशों की लंबाई, गुणवत्ता, मजबूती, रंग आदि को भली भांति देखते हैं। भली भांति देखते हैं। भली भांति देखते हैं। सबसे उत्तम ऊन के रेशे, सबसे उत्तम मतलब सबसे अच्छे ऊन के रेशे, सबसे उत्तम ऊन के रेशे बारीक मजबूत, सबसे उत्तम ऊन के रेशे बारीक मजबूत, लंबे तथा सफ़ेद रंग के होते हैं। सबसे उत्तम ऊन के रेशे
बारीक, मजबूत, लंबे तथा सफ़ेद रंग के होते हैं। बारीक, मजबूत, लंबे तथा सफ़ेद रंग के होते हैं। फिर से एक बार सभी लोग मिला लेंगे कि सबसे पहले बालों से धागा बनाते समय क्या किया जाता है, उनका श्रेणीकरण किया जाता है, मतलब उनको अलग अलग छांटा जाता है। क्या क्यों छांटा जाता है? क्योंकि जो खरीदार होता है बालों की लंबाई, उनकी गुणवत्ता, मजबूती, रंग आदि को भली भांति क्या करते हैं, देखते हैं। जो खरीदार है उसकी गुणवत्ता, रंग आदि को इस सबको भली भांति देखते हैं, जिससे जो उत्तम रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, बारीक, मजबूत, लंबे और सफ़ेद रंग के होते हैं। जो उत्तम रेशे होते हैं कैसे होते हैं, बारीक, मजबूत, लंबे और सफ़ेद होते हैं। अब ये हो गया आपका श्रेणीकरण। अब दूसरा हेडिंग क्या था आपका कि ऊन का श्रेणीकरण हो गया। अब ऊन की बुनाई, अब हेडिंग डालिएगा ऊन की बुनाई। अब ऊन की बुनाई, ऊन की बुनाई, ऊन की बुनाई। लिखिए इसमें धागों से वस्त्र, धागों से ऊन की बुनाई में लिखिएगा। ये है ऊन की बुनाई हेडिंग हमारी, ऊन की बुनाई हेडिंग है, इसमें लिखिएगा आप। ऊन की बुनाई हेडिंग है, इसमें लिखिएगा धागों से वस्त्र, कंबल, दरी, गलीचे आदि बुने जाते हैं। धागों से वस्त्र, कंबल, दरी, गलीचे आदि बुने जाते हैं। धागों से वस्त्र, कंबल, दरी, गलीचे आदि बुने जाते हैं। आदि बुने जाते हैं। यदि बुनाई घनी हो तो, यदि बुनाई घनी हो तो, यदि बुनाई घनी हो तो कपड़ा मजबूत बनता है या मजबूत कपड़ा बनता है। यदि बुनाई घनी हो तो, यदि बुनाई घनी हो तो मजबूत कपड़ा बनता है, मजबूत कपड़ा बनता है। यदि बुनाई ढीली हो तो, यदि बुनाई ढीली हो तो, यदि बुनाई ढीली हो तो कपड़ा हल्का तथा कमजोर बनता है। यदि बुनाई ढीली हो तो कपड़ा हल्का तथा कमजोर बनता है। लिखेंगे हम, एक बार फिर से मिला लेंगे कि धागों से वस्त्र, कंबल, दरी, गलीचे आदि बुने जाते हैं। धागों से वस्त्र, कंबल, दरी, गलीचे आदि बुने जाते हैं। यदि बुनाई कैसी हो, घनी हो, मतलब पास पास हो, तो जो कपड़ा रहेगा वो कैसा रहता है, मजबूत रहता है। तो यदि बुनाई घनी हो तो मजबूत कपड़ा बनता है, और यदि बुनाई जो है ढीली हो तो कपड़ा हल्का बनता है, कमजोर बनता है। अब हो गया आपका ये प्रश्न। अब इसमें आगे है तीसरा प्रश्न आपका, कोकून से वस्त्र बनने तक की क्रिया का वर्णन उपर्युक्त चित्रों द्वारा कीजिए। कोकून से वस्त्र बनने तक की क्रिया का वर्णन चित्र द्वारा करना है। चित्र इसमें दिया है कि नहीं? चलिए ये चित्र हम कल बना देंगे आप लोगों को बोर्ड पर, ठीक है? परेशान मत होइएगा, इसको सादे पेज पे ही बनाना है, तो इसको हम कल बोर्ड पर बना देंगे। कोकून से वस्त्र बनने तक की क्रिया का वर्णन उपयुक्त चित्रों द्वारा कीजिए।
तो चित्र के साथ इसका वर्णन करना है। अब अगला प्रश्न लिख लीजिए। ये चित्र हम कल बनवा देंगे, आपको परेशान मत कीजिए, आप लोग बोर्ड पर बना देंगे। नहीं तो हम दिखा देंगे, आप लोग बना लेंगे। अब है चौथा प्रश्न, तीसरा में आपको चित्र बनाना है। चौथा प्रश्न है रेशम क्या है तथा इसका स्रोत क्या है। 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 तो पहले हमें बताना है कि रेशम क्या है, फिर बताना है कि रेशम के स्रोत क्या है। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं रेशम। हेडिंग डालिएगा सभी लोग, प्रश्न लिखने के बाद हेडिंग डालिएगा रेशम। हेडिंग डालिएगा रेशम। हेडिंग डालिएगा सभी लोग रेशम। हेडिंग डालिएगा रेशम। अब देखिए, लिखिए इसमें रेशम भी एक जानदार रेशा है। जैसे ऊन क्या है, एक जंतु द्वारा प्राप्त रेशा है, तो रेशम भी एक जानदार रेशा है। लिखिएगा कि रेशम भी एक जानदार रेशा है, जो रेशम भी एक जानदार रेशा है। रेशम भी एक जानदार रेशा है जो एक प्रकार के कीट। रेशम भी एक जानदार रेशा है जो एक प्रकार के कीट रेशम कीट से प्राप्त होता है। एक प्रकार के कीट, वो कीट क्या है आपका, रेशम कीट। एक प्रकार का कीट रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम भी एक जानदार रेशा है जो एक प्रकार के कीट, अब वो कीट का नाम है रेशम कीट। एक प्रकार के कीट रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम भी एक जानदार रेशा है जो एक प्रकार के कीट रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम से बने वस्त्र, इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिएगा। रेशम से बने वस्त्र, रेशम से बने वस्त्र अपनी चमक तथा रेशमी प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। रेशम से बने वस्त्र अपनी चमक तथा रेशमी प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। रेशम से बने वस्त्र अपनी चमक तथा रेशमी प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। रेशम भी एक जानदार रेशा है जो एक प्रकार के कीट रेशम कीट से प्राप्त होता है, और रेशम अपनी चमक, उसमें एक चमक होती है और रेशमी प्रकृति के लिए यह जाना जाता है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है कि इसका स्रोत क्या है। तो हेडिंग डालिएगा रेशम के स्रोत। रेशम के स्रोत, रेशम के स्रोत। हेडिंग डालिएगा रेशम के स्रोत। ये हो गया आपका अगला हेडिंग, रेशम के स्रोत।
लिखिए रेशम कीटों को नियंत्रित तापमान में पालकर, रेशम कीटों को नियंत्रित तापमान में पालकर, रेशम कीटों को नियंत्रित तापमान में पालकर रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीटों को नियंत्रित तापमान में पालकर रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। रेशम कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। रेशम कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। और ये उन्हीं वृक्षों की पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं। रेशम कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। रेशम कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है और ये उन्हीं वृक्षों की पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं। और ये उन्हीं वृक्षों की पत्तियां रेशम भोजन के रूप में खाते हैं। बस इसमें यही है, वो काफ़ी है। इस तरह से ये पाठ आपका खत्म हो गया है। बस एक चित्र रह गया है कि उपयुक्त चित्र द्वारा आपको समझाना है, तो ये चित्र हम कल बनाएंगे। ये पाठ खत्म हो गया आपका, जो चित्र है वो कल बन जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, और याद भी करते रहिएगा, समझ के याद करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी आएंगे आप तो हो सकता है नोट्स चेक किया जाए और पूछा जाए, तो नोट्स के साथ साथ तैयार भी करते रहिएगा। ठीक है, बाय बच्चों।